नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा पाफिला। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल गुंजन, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और आगे बढ़ते हैं गुंजन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चुनाव की खबरों के साथ। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप कुछ ऐसा ही कर गए हैं। यहाँ राजपाल कश्यप ने भाजपा की जनविश्वास यात्रा को लेकर विवादित बयान देते हुए अंतिम यात्रा करार दे दिया। इतना ही नहीं, योगी सरकार पर भी बेतुका तंज कसते हुए हमला बोला और इस बार सपा सरकार बनने की बात कही। देखिए, भाजपा की जनविश्वास यात्रा को लेकर बात रखी है। योगी सरकार पर राजपाल कश्यप का सियासी हमला ये है। लगातार जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो जुबानी जंग है वो भी तेज होती जा रही है। भाजपा की जनविश्वास यात्रा को अंतिम यात्रा कह दिया। इसके बाद से अब सियासी जंग वहां पर छिड़ चुकी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, राजनीति में, क्योंकि लगातार वार पलटवार अब इसको लेकर हो रहा है गुजर। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बयानबाजी भी और तेज होती जा रही है, वो नजर भी आ रहा है। अलग अलग तरीके से जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां कोई भी मौका पक्ष की पार्टी पर निशाना साधने के लिए नहीं कर रही है। चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, जब भी चुनाव होगा, और इसीलिए तो इनकी बौखलाहट है। इनके कोई जनता ही नहीं, वो कौन यात्रा चलाई है? जन विश्वास, जनता किसी को विश्वास ही नहीं उस पे। वो जन विश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। जनता जान चुकी है। जनता ने उत्तर प्रदेश से सरकार को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए घबराहट है, क्योंकि हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल सरकार रही है। ये योगी सरकार नहीं है, ये रोगी सरकार है, रोगी। जनता ने जान लिया, हर मोर्चे पे विफल। अब जिस तरीके से जुबानी जंग छिड़ चुकी है गुंजन, उसके बाद अब ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये तो तय है कि चुनाव नजदीक आते आते और भी ऐसे बयान सुनाई देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, उधर गाजीपुर पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। बिल्कुल, दरअसल ओपी राजभर अपने विधानसभा क्षेत्र के कासिमाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में पहुंचे थे और मंच से उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, तो भाजपा को सबक सिखाने की अपील भी की थी। और वहीं अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से मैं मैदान में उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी देश को धोखा दे रही है, देश की जनता को धोखा दे रही है। महंगाई को तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, ललका साड़ के नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता जी, दल के नेता जहां से कहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो जितने घटक दल हैं, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता महापंचायत है। एक तरह से एक दूसरे से मिलन है, लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे, जान लेंगे, ताकि सब लोग मिलकर के बूथ पर जाकर के एक साथ सब लोग वोट डाल करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे के बाद अखिलेश यादव गोंडा की पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का भी विमोचन करेंगे। और आपको ये भी हम बताएं कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में थी। तो आज गोंडा जाने वाले हैं अखिलेश यादव, परिजनों से पंडित सिंह की मुलाकात करेंगे और आज का उनका ये दौरा बेहद अहम है।
विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर काम तेज हो गया है। अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार लग रही अटकलों के बीच आज लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच कल दरअसल घंटों तक मुलाकात चली थी। इस मुलाकात में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ रालोद के वरिष्ठ नेता सोमनाथ शास्त्री भी मौजूद रहे थे। और गुंजन, जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात तो हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने रालोद को 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। देखिए रिपोर्ट। जयंत अखिलेश की मुलाकात, सीट बंटवारे पर बनी बात। जाटलैंड में जमकर होगी लड़ाई, पश्चिम से होगी यूपी पर चढ़ाई। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये पश्चिम की राजनीति का मिजाज बदलने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस मुलाकात का इंतजार समाजवादी पार्टी और रालोद के खेमे को था वो हो गई है। और इस मुलाकात के बाद उन तमाम अटकलों का दौर खत्म हो गया है जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अखिलेश और जयंत को लेकर लगाई जा रही थी। क्योंकि अखिलेश और जयंत के बीच गठबंधन पहले से हो गया था, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये साफ नहीं हुआ था। इसी फॉर्मूले को लेकर जयंत चौधरी गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे, जहां दोनों के बीच लंबे दौर की बात हुई और फिर ये ट्वीट आया जिसमें अखिलेश यादव ने जयंत के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की बात कही। जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन कितनी सीटों पर रालोद लड़ेगी ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जो अब जल्द ही खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि रालोद का पश्चिमी यूपी में बड़ा प्रभाव है। किसान आंदोलन के बाद से तो मानो रालोद और ज्यादा चमक कर सामने आई है। अब अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर भाजपा को पश्चिम में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में रालोद का अच्छा प्रभाव है। जाट वोटरों पर रालोद की अच्छी पकड़ है। जाट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का फायदा इससे मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण फिर से हिट साबित हो सकता है। वहीं जनता को भी इन दोनों का गठबंधन खूब पसंद आ रहा है। मेरठ में हुई संयुक्त रैली में खूब भीड़ उमड़ी थी। अलीगढ़ की रैली में अखिलेश शामिल नहीं हुए, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। वहीं अब इस भीड़ ने कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इसी पश्चिम से 2017 में भाजपा ने 136 में से 109 सीटें जीती थी और लखनऊ का रास्ता तय किया था। लेकिन 5 सालों के बाद अब पश्चिमी यूपी की हवा थोड़ी बदली हुई है। यही वजह है कि सपा और रालोद के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी के साथ पूरे प्रदेश का पारा चढ़ा दिया है। लेकिन क्या ये पारा यूपी की सियासत का मिजाज बदल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर काम बहुत तेज हो गया है। अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात ने यूपी का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार लग रही अटकलों के बीच लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अपने आप में कई सारे मायने हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ गठबंधन के जरिए सियासी समीकरण साधे लगातार जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग वर्ग को साधने के लिए सियासी हथकंडे भी पार्टियां खूब अपना रही हैं। क्योंकि यूपी की रणभूमि में अब रामकृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम जी की प्रतिमा का कल दरअसल अनावरण किया गया था। और लखनऊ में कृष्णा नगर के सहसा वीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है और इसके अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा मेंबर शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी है। तो लगातार देखें, रामकृष्ण के बाद अब परशुराम भी चर्चा का विषय बन रहे हैं और अब उनको लेकर भी पॉलिटिक्स की जा रही है। अब आज का दिन भी बेहद अहम है। लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की किस तरीके से कोशिश पार्टियां कर रही हैं, उसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो दोनों जगह सौगात देने वाले हैं। अभी सीएम योगी गोरखपुर में ही मौजूद हैं, जहां वो अब से कुछ देर के बाद जनता दरबार भी लगाते हुए नजर आएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और गोरखपुर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां दोपहर करीब 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम है और इसके बाद वहां मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन को लेकर अहम बैठक भी आज करने वाले हैं। अधिकारियों से जानकारी लेंगे किस तरीके से तैयारियां वहां पर चल रही हैं और कोविड से बचने के लिए क्या प्लानिंग है, इस पर भी वो जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर के फीडबैक लेंगे। और देखिए, अगर आप यूपी उत्तराखंड में रहते हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यूपी में विधायकी के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं जिन राज्यों में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए की थी, उसे भी बढ़ाकर अब 28 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी तरह से ये भी जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के लिए भी होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले लोकसभा के जिन सीटों पर चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च होने वाले 54 लाख रुपए की सीमा को भी बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव में खर्च इससे पहले 2014 और 2020 में भी खर्च में बढ़ोतरी पहले भी हो चुकी है। तो एक तरफ जहां चुनाव होने हैं, वहीं यूपी समेत देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार संक्रमण की रफ्तार दूसरी लहर के मुकाबले काफी तेज बताई जा रही है। यूपी में ही एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मरीज मिल गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों की भी बात कर लें तो प्रदेश में 3121 कोविड के केस मिले हैं। पिछले 10 दिन में 392 से रोजाना मरीजों की संख्या अब 3121 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा कहर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में नजर आ रहा है। अब ताजा आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए तो नोएडा में कल सबसे ज्यादा 600 नए केस सामने आए हैं। वहीं लखनऊ भी पीछे नहीं है। लखनऊ में 408 नए मामले सामने आए, मेरठ में 401 और गाजियाबाद में 382 नए मरीज रजिस्टर्ड किए गए हैं। यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ की माने तो इस बार तेजी से केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले से काफी पुख्ता तैयारी है। हालांकि उन्होंने सावधानी बरतने की भी बात कही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में अब जो आंकड़ा है वो 1000 को पार भी कर चुका है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो कोरोना की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू को लेकर हो या स्कूलों की बंदी को लेकर, वो भी प्रभावी हो गई हैं। हमारे साथ में इस समय डीजी हेल्थ डॉक्टर वेदव्रत जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केसेस डे बाई डे लगातार बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर है उसके मुकाबले जो ट्रेंड है, कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा दिख रही है। आप सही कह रहे हैं। सेकेंड लेयर के मुकाबले ये जो हमारी तृतीय लहर है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से केस बढ़े हैं। प्रथम सप्ताह जो दिसंबर का था, केसेस कम थे, लेकिन दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे सेकेंड वेव में था कि हमारे पास बेड्स की उपलब्धता नहीं थी, ऑक्सीजन में क्राइसिस थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेटर हों, कुल मिला के 550 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन जनरेटर क्रियाशील हैं। पूरे प्रदेश में 30,000 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और जो पुरानी व्यवस्था थी ऑक्सीजन सिलेंडर वाली, वो है ही है। सर, जैसा आपने कहा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, केसेस दूसरी लहर से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की और होम आइसोलेशन के रेशियो के बीच में, तो उसे किस तरह देख रहे हैं? हाँ, अभी केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन अभी प्रारंभिक स्टेज है, अभी कहना प्रीमेच्योर होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना होगा। इसीलिए हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं कि पूरी तरह सतर्कता बरतें, सावधान रहें और कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वेदव्रत जी, जिनका साफ कहना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक राहत भरी बात ज़रूर है। अगर वर्तमान स्थितियों को देखें तो दूसरी लहर के मुकाबले इस बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो केस हैं वो कम है। लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए कुछ खास नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, लेकिन इसलिए लोगों को सतर्क रहना होगा। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना होगा। मास्क लगाएं अनिवार्य रूप से, हाथों को साफ रखें, इन बातों का भी ध्यान देना होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और इसी पर अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो अपील तो पहले भी लगातार की जा चुकी है, लगातार कहा जाता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, लेकिन क्या जनता इसे समझ रही है? कोरोना की तीसरी लहर से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, संक्रमण तो बहुत तेज है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि 10 दिन पहले कुल सक्रिय मामले उत्तर प्रदेश में 300 कुछ थे और आज की अगर स्थिति है तो 8000 से ज़्यादा सक्रिय मामले हो गए हैं। यानी 20 गुने से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है 10 दिनों के भीतर। और आप कोई भी बड़ा शहर उठा लीजिए, नोएडा उठा लीजिए, गाजियाबाद उठा लीजिए, लखनऊ देखिए, मेरठ देखिए, हर जगह 600 मामले मिले कल वहाँ, लखनऊ में 408 मामले मिले। तो लोगों ने इस कोरोना बिहेवियर को फॉलो नहीं किया, ना मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब लोग करते नहीं हैं। यही वजह है कि इतनी तेज़ी से ये संक्रमण इस बार फैल रहा है। और लगातार, हालांकि जांच कल भी 2 लाख के आसपास हुई थी और अब निर्देश भी दिए गए हैं कि 2 से 3 लाख के आसपास रोज जांच की जाए। पर जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अभी भी आप देखिए, चुनाव में तमाम सारे दल जुटे हुए हैं और जनसभाएं तो कर ही रहे हैं, मीटिंग कर ही रहे हैं, वहाँ पर लोग जाते ही हैं, वहाँ पर भी कोई फॉलो नहीं करता है इस कोविड प्रोटोकॉल को कि कोई मास्क लगाकर आपको दिख जाए। इसीलिए ये चिंता की बात है और लगातार इलेक्शन कमीशन भी इस पर मंथन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने इस बार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। बेड हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, इसके ऑक्सीजन प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात तो सरकार कह रही, पर आप ये सोचिए इस संक्रमण की जो रफ्तार है, 10 दिन में मामले 20 गुना बढ़ गए। यही स्थिति रही तो ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे और जब ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो उन्हें अस्पतालों में जाना पड़ेगा। वहाँ पर तो बेड की संख्या लिमिटेड ही है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि लोग खुद भी सावधानी बरतें। सरकार अपनी तरफ से जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो कर रही है, दावे उसके हैं, पर हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप घर से बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का भी इस्तेमाल करें। 10 दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं वो वाकई में चिंता वाली बात है, न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ये चिंता वाली बात है। और सभी को बहुत ज़रूरी है, नोएडा, लखनऊ सबसे आगे केसों में है और इसीलिए वहाँ के लोगों से दरख्वास्त भी हमारी है कि वो अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें, अपना तो ख्याल रखें, साथ में अपनों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से कोविड के हालातों पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। वाराणसी में भी मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग अब भी मान नहीं रहे हैं, लापरवाही लगातार कर रहे हैं। जब एबीपी गंगा ने जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए गोदौलिया चौराहे और बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे तो हर तरफ वहां लापरवाही की तस्वीरें नजर आईं। और इतना ही नहीं, वहां कोविड कमांड सेंटर में ड्यूटी 3 टाइम कर दी गई है और कुल 150 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अब प्रशासन की तैयारी तो पुख्ता है, लेकिन आम लोगों की तैयारी कितनी है, ये चिंता वाली बात है। बढ़ रहा है कोरोना और सभी लोग दहशत में हैं, लेकिन ये दहशत सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। लोगों में दहशत कितनी है और लोग लापरवाह कितने हैं, इसकी तस्वीर हम आपको गोदौलिया चौराहे पर दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये रोजाना का मार्केट है और भीड़ आपके सामने है। आप देखिए ये भीड़, और इस भीड़ में ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और इसके साथ ही जो लोग हैं वो ये कहते नज़र जरूर आएंगे कि हम कोविड सुरक्षा को अपना रहे हैं, लेकिन अगर कोविड सुरक्षा को आप अपना रहे हैं तो ये भीड़ किस बात की गवाही दे रही है? तो हमें और आपको जगना होगा, तभी कोरोना पर हम काबू पा सकेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो दीपक, कोविड का खतरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जरूरत है लोगों के खुद के समझने की। चलिए दीपक, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि कोविड के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, उस पर भी लगातार नजर होगी और इसके अलावा चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचनी, यानी कि आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों से छूटे ना। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं बताती हूँ आज कहाँ कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है। आज भी चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक होगी। आज होने वाली बैठक के दौरान मुमकिन है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने चरणों में और कैसे संपन्न करवाना है उसको लेकर चर्चा हो। कोरोना काल में चुनावों को संपन्न करवाने पर लगातार बैठकें चल रही हैं।
पिछली बैठकों में चर्चा इस बात पर भी हुई है कि कैसे बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाकर कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो यूपी में पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता भी बढ़ाया गया है। सरकार ने ड्यूटी भत्ते में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपए किया गया है। पहले रोजाना ड्यूटी पर मिलते थे 375 रुपए। हजारों पीआरडी जवानों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। तो दीपा, ये दो बड़ी खबरें जो आज रहने वाली हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, ये दोनों ही खबरें बहुत अहम है। चुनाव खबरों के बीच में इन खबरों पर भी लगातार नजर होगी। जहां एक तरफ बढ़ते कोरोना केस चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों पीआरडी जवानों को चुनावी समर में सौगात मिलने वाली है। इन दोनों ही खबरों पर दिन भर जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी और पल पल के अपडेट दर्शकों को हम देते रहेंगे। बिल्कुल, अगर लगातार देखें तो बड़ी खबरों का सिलसिला भी जारी है क्योंकि चुनाव दीपा नजदीक है। और चलिए अब नजर डालेंगे धुआंधार 22 पर। अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था निजीकरण सहित तमाम योजनाओं के खिलाफ बरसे वरुण गांधी। कहा, मैं हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर राष्ट्रहित के लिए राजनीति में आया था, किसी दल की राजनीति के लिए नहीं। यूपी सरकार के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का पूर्व विधायक और उनके समर्थकों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मंत्री जी कह रहे हैं कि एक बार नेता की लड़ाई हो जाए तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। सपा ने बदायूं में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का किया आयोजन। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा की जन विश्वास यात्रा उसकी अंतिम यात्रा है और भाजपा ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसमें जो भी बैठा है उसका डूबना तय है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अहम बयान। कहा, यूपी में पार्टी सीटों पर विस्तार चाहती है और इसे लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अजय मिश्रा के घर पर चला कर दिखाएं बुलडोजर। राम मंदिर के लिए दी गई जमीन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शामली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे नेता उपलब्धियों के साथ मैदान में भाजपा विधायक तेजेंद्र तो आप प्रत्याशी ब्रजेंद्र मलिक तमाम वादों को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच। रालोद नेता प्रसन्न चौधरी भी कर रहे हैं प्रचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में वाराणसी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता नितेश पांडे पहुंचे चाय की दुकान पर। वहां पर क्या चल रहा है ये जानने की उन्होंने कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है और अब रिलीजियस टूरिज्म के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव आएगा, काशी से लेकर क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हम नदेसर क्षेत्र में अशोक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। हालांकि अशोक की जो चाय है, कहते हैं यहाँ पर लोग खाली बैठ के नहीं चाय पीते हैं, कुछ उद्देश्य होता है। और यहाँ पर आप देखिए ये लोग जो बैठे हैं, कुछ यहाँ पर खादीदारी भी हैं, नेता भी हैं और इसके साथ आम जनता भी है। तो नेता वाली बात तो हम कर लेंगे। सबसे पहले जो काशी के कवि हैं अशोक अज्ञान जी, आज तो कुछ है आपके पास? जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरह से इस काशी का विकास विगत 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, आज उन्होंने बिना किसी धर्म के भेदभाव के उन्होंने जिस तरह से विकास का एक खाका, एक मॉडल तैयार किया पूर्वांचल के लोगों के लिए, एक टूरिज्म का जो एक नया जो स्वरूप आया है उभर करके, ये हम काशी वासियों के लिए और तमाम उन रोजगार पसंद लोगों के लिए सबको ये फायदा देगा। अशोक अज्ञान जी यहाँ पर आ जाएं और ताकि हम ये जो अशोक है पीछे चाय, हाँ ये भी अशोक है, आप भी अशोक हैं, लेकिन कविताएं क्या क्या? 4 पंक्तियों में काशी क्या है, क्यों लोग आते हैं, उसी को रेखांकित करना चाहूँगा। आप सब लोग हैं बैठे हुए, अगर बात मेरी सच लगेगा तो समर्थन करिएगा कि इसी काशी
नहाने जाओगे, इसी काशी की गंगा में नहाने जब भी आओगे, कटेंगे पाप सब तेरे यहाँ भोले को पाओगे, कि कटेंगे पाप सब तेरे यहाँ भोले को पाओगे। तो ये पावन वो धरा है जो टिकी त्रिशूल के दम पे, कि ये पावन वो धरा है जो टिकी त्रिशूल के दम पे। अरे यहाँ जो तन को छोड़ोगे तो सीधे मोक्ष पाओगे।